तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें जोहन और सास्की साथ में दिखाई देते हैं। तभी जोहन थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, यार, उन सोल्जर्स ने तो पूरा का पूरा काम तुम्हारे सिर पर डाल दिया। इस पर सास्की भी हल्की सी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, सच में, वो लोग बहुत बुरे हैं, हर वक्त मुझ पर ही नजर रखते रहते हैं। ये सुनकर जोहन कहता है, कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनके कर्मों का फल वापस मिले। जोहन की बातें सुनकर सास्की मन ही मन सोचने लगती है, ये इंसान तो सच में बहुत अच्छा है, ना कभी मुझे धोखा देगा और ना ही मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर उसे याद आता है कि अब तो वो जोहन को अपनी आंखों से देख चुकी है, इसलिए उसका भविष्य भी पढ़ सकती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि भविष्य देखने वाली बुक ऑफ प्रोफेसी तो घर पर ही छूट गई है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही जोहन बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालकर सीधे सास्की की तरफ तान देता है और उसका फोन मांग लेता है। जैसे ही सास्की फोन देती है, जोहन उसे वहीं तोड़ देता है और कहता है, अब किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वैसे बुक ऑफ प्रोफेसी तुम्हारी ही है ना, वही किताब जिससे भविष्य देखा जाता है। इसके बाद दोनों कैफे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब तक सास्की काफी डर चुकी होती है। तभी जोहन शांत आवाज में कहता है, चलो, अब किताब बाहर निकालो और उसमें जो कुछ भी लिखा है सब मेरी नोटबुक में लिख दो, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। सास्की घबराकर जवाब देती है, लेकिन मेरे पास तो वो किताब है ही नहीं। इस पर जोहन कहता है, तुम्हारे हाथ पर जो निशान बना हुआ है उसे दबाओ, उसी की मदद से तुम बुक ऑफ प्रोफेसी को बुला सकती हो। सास्की को खुद भी इस बात का पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ के निशान को दबाती है, अचानक बुक ऑफ प्रोफेसी उसके सामने प्रकट हो जाती है। बुक को देखकर जोहन कहता है, ठीक है, अब लिखना शुरू करो, याद रखना, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। सास्की लगातार लिखते लिखते थक जाती है और उसका हाथ दर्द करने लगता है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो सीधे किताब ही जोहन को दे दे तो शायद वो उसे छोड़ देगा, लेकिन जोहन तुरंत मना कर देता है। असल में जोहन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है, अगर मुझे सिर्फ किताब चाहिए होती तो मैं इसे बहुत पहले ही अपने पास रख लेता, लेकिन ये कोई साधारण चीज नहीं, ये एक हीरो ग्रेड रेलिक है और इसकी रैंक एस है। यहीं पर हमें इस दुनिया के रेलिक्स की रैंकिंग भी बताई जाती है। सबसे ऊपर आता है एसएस ग्रेड, जिसे गॉड ग्रेड कहा जाता है। उसके बाद आता है एस ग्रेड, यानी हीरो ग्रेड, जिसमें फिलहाल बुक ऑफ प्रोफेसी शामिल है। फिर आता है ए ग्रेड, जिसे एपिक ग्रेड कहा जाता है। इसी कैटेगरी में जोहन की मुरामासा सॉर्ड आती है। उसके बाद बी ग्रेड यानी रेयर ग्रेड, जिसमें गोल्डन एक्स और सिल्वर एक्स जैसे रेलिक्स शामिल हैं। फिर आता है सी ग्रेड, जिसे कॉमन ग्रेड कहा जाता है। और आखिर में डी ग्रेड, जो सबसे नीचे की कैटेगरी है। लेकिन जितना ऊंचा किसी रेलिक का ग्रेड होता है, उतना ही ज्यादा उसका साइड इफेक्ट भी होता है। मुरामासा का असर तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उसने जिन्नू के हाथ का क्या हाल किया था। और ये बुक ऑफ प्रोफेसी मुरामासा से भी कहीं ज्यादा खतरनाक रेलिक मानी जाती है। इसी बीच जोहन को अचानक कैफे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बिना देर किए अपनी मुरामासा सॉर्ड निकालता है और सबको हैरान करते हुए उसे सीधे बुक ऑफ प्रोफेसी के अंदर घोंप देता है। ऐसा लगता है जैसे खुद मुरामासा भी चौंक कर कह रही हो, अरे पागल इंसान, तू आखिर कर क्या रहा है। तलवार किताब में जाते ही एक जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है। चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है और उसी पल सास्की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जोहन उसे देखते हुए धीरे से कहता है, सास्की, तुम्हारे जिंदा बचने का यही एकमात्र तरीका था। इसके तुरंत बाद उसके सामने गेम का स्टेटस विंडो खुल जाता है। सबसे पहले उसे एक नया टाइटल मिलता है, क्रूअल रेलिक डिस्ट्रॉयर, यानी ऐसा इंसान जो बिना किसी हिचकिचाहट के रेलिक्स को भी नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही जोहन का डोमिनेंस पहले से काफी बढ़ जाता है, जबकि उसकी एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। एक और विंडो सामने आती है, जिसमें लिखा होता है कि रेलिक डिटेक्शन एबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड, यानी अब जोहन की रेलिक्स को पहचानने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, उसकी स्पाई स्किल भी रैंक एफ से बढ़कर रैंक ई पर पहुंच जाती है। और तभी तीसरी विंडो दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि क्योंकि जोहन ने एक हाई ग्रेड रेलिक को नष्ट किया है, इसलिए उसे एक नई हिडन स्किल मिली है, जॉइंट हंटर। उधर जैसे ही ये सब खत्म होता है, आर्मी के सैनिक कैफे के अंदर घुस आते हैं। उनकी नजर सीधे उस जगह पर जाती है जहां बुक ऑफ प्रोफेसी अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। सैनिक तुरंत जोहन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोहन भी पहले से तैयार था। वो अपने बैग से एक रेलिक निकालता है, जिसका नाम है डिलीशियस होममेड राइस केक। ये एक ग्रेड सी रेलिक है और इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहन बिना समय गंवाए उसे सैनिकों की तरफ फेंक देता है। जैसे ही राइस केक जमीन पर गिरता है, उसमें से इतनी जबरदस्त खुशबू फैलने लगती है कि वहां मौजूद हर इंसान उसका दीवाना हो जाता है। आर्मी के सैनिक जो कुछ सेकंड पहले जोहन को पकड़ने आए थे, अब उसी राइस केक को पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। कोई किसी को धक्का दे रहा होता है, कोई मारपीट कर रहा होता है और पूरा माहौल एकदम हास्यास्पद बन जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोहन आराम से वहां से निकल जाता है।
कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जोहन फिर से अपने प्लेन में बैठा हुआ है। अब वो सास्की द्वारा अपनी नोटबुक में लिखी गई सारी भविष्यवाणियों को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। उसी दौरान उसे एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। भविष्यवाणी में लिखा होता है, द ग्रेटेस्ट टूम्ब मैनिफेस्टेशन, यानी एक ऐसा रहस्यमयी टूम्ब जिसने प्राचीन समय में पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लिया था। इतना विशाल, इतना भयावह कि पूरा संसार भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। और भविष्यवाणी के मुताबिक जैसे ही वो टूम्ब दोबारा प्रकट होगा, दुनिया भर में अनगिनत रेलिक्स दिखाई देने लगेंगी। यहीं से आने वाली सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत होने वाली है। और फिर एक ऐसा समय आएगा जब ग्रीड का भगवान लोगों को निगलना शुरू कर देगा। साथ ही उस नोट में आगे का रास्ता भी लिखा होता है। उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि जनवरी के महीने में ग्रीड रिपनिंग अंडरग्राउंड मार्केट पहुंचना होगा। वहीं पर आने वाली बड़ी कैटास्ट्रोफे की शुरुआत होगी और उसी जगह उसके पीछे छिपा पूरा सच सामने आएगा। ये पढ़ते ही जोहन समझ जाता है कि जिस सीक्रेट ऑक्शन का आयोजन लास वेगस में होने वाला है, उसका सीधा संबंध इसी भविष्यवाणी से है। और वैसे भी उसे वहां जाकर उस रहस्यमयी इंसान जेके को भी ढूंढना है। सीन बदलता है और जोहन की मुलाकात नोबारू से होती है। नोबारू बताता है कि उसने ऑक्शन की पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक की है और वहां जेके नाम के कुल 3 लोग मौजूद हैं। यानी इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक जोहन का असली टारगेट हो सकता है। वैसे भी जेके टाइजुन वॉन की फेक आइडेंटिटी है। अगर वो खुद इस ऑक्शन में हिस्सा ले रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वहां कोई बेहद कीमती रेलिक आने वाला है। इसके बाद जोहन ऑक्शन में आने वाले सभी आइटम्स की लिस्ट देखने लगता है, लेकिन पूरी लिस्ट देखने के बाद भी उसे कहीं कोई गॉड ग्रेड रेलिक दिखाई नहीं देता, जिससे वो सोच में पड़ जाता है। अगर यहाँ गॉड ग्रेड रेलिक आने ही नहीं वाला, तो फिर भविष्यवाणी मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कह रही है? हालांकि लिस्ट में उसे कुछ ऐसे आइटम जरूर दिखाई देते हैं जो आगे चलकर उसके काफी काम आ सकते हैं। इसी दौरान नोबारू हंसते हुए पूछता है, कहीं तुम ऑक्शन में बिड लगाने का सोच तो नहीं रहे? भाई, ओपनिंग बिड ही 1 बिलियन से शुरू होगी। ये सुनकर जोहन भी मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ ही देर बाद दोनों लास वेगस पहुंच जाते हैं। चारों तरफ चमक दमक, कसीनो और पैसों की बारिश देखकर जोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, अगर दुनिया में सबसे आसान जगह पैसे कमाने की कोई है तो वो यही है। यहाँ हर कोने में पैसा बिखरा पड़ा है। चलो, थोड़ा पैसा बनाते हैं। उधर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। एक रहस्यमयी आदमी को फोन पर खबर दी जाती है कि बुक ऑफ प्रोफेसी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जिसने उस हीरो ग्रेड रेलिक को डिस्ट्रॉय किया, वो अकेले ही आर्मी से बचकर निकल गया। ये सुनते ही फोन पर मौजूद व्यक्ति की दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अगर कोई इंसान हीरो ग्रेड रेलिक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उसकी ताकत साधारण नहीं हो सकती। शायद ऐसा इंसान हमारी टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद कहानी फिर से लास वेगस के कसीनो की तरफ बढ़ती है, जहां जोहन अपना असली खेल शुरू करने वाला है। यहां हम देखते हैं कि जोहन एक के बाद एक स्लॉट मशीन पर जैकपॉट मारता जा रहा है। हर बार मशीन उसके पक्ष में रिजल्ट दे रही होती है और देखते ही देखते उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर नोबारू पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर जोहन ये सब कैसे कर रहा है। उसके मन में बस एक ही सवाल चलता रहता है, क्या ये कोई चीटिंग कर रहा है या फिर इसके पास सच में कोई खास ट्रिक है? लेकिन जोहन बिना किसी पर ध्यान दिए लगातार जैकपॉट जीतता रहता है। आसपास मौजूद सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। इतने में कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक गार्ड जोहन से कहता है, सर, हमें आपकी जांच करनी पड़ेगी। आज तक किसी गेस्ट ने लगातार इतने जैकपॉट नहीं जीते। इसके बाद गार्ड्स उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नज़र जोहन के हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी नाइफ पर पड़ती है। असल में वो कोई साधारण नाइफ नहीं, बल्कि गोल्डन एक्स थी, जिसने अपना रूप बदल रखा था। लेकिन जोहन बड़ी आसानी से झूठ बोल देता है, अरे, ये तो बस एक सुवनीर है, चाहो तो पॉकेट नाइफ भी कह सकते हो। गार्ड उसकी बात मान लेता है और बिना किसी शक के उसे जाने देता है। गार्ड के जाते ही जोहन मन ही मन मुस्कुराता है। दरअसल उसने गोल्डन एक्स की एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। उस रेलिक की मदद से वो हर उस स्लॉट मशीन को पहचान लेता था जिसमें जैकपॉट आने वाला होता था, यानी किस मशीन से पैसा मिलेगा और किससे नहीं। ये उसे पहले से ही पता चल जाता था। इसी बीच गोल्डन एक्स खुद बोल उठती है, सच बताऊं, मुझे बहुत शर्म आती है। आखिर कब तक मुझे इस छोटी सी नाइफ के रूप में घुमाते रहोगे? जोहन हंसते हुए जवाब देता है, थोड़ा सब्र करो, पहले यहां से आराम से निकल लेते हैं। इसी दौरान उसकी नज़र एक घमंडी से दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। उसके चलने फिरने के अंदाज से ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई वीआईपी गेस्ट है। उसे देखते ही जोहन के चेहरे का भाव बदल जाता है। वो मन ही मन कहता है, ये फिर से यहां मिल गया, कितना घटिया इंसान है। शायद इसका नाम सीवू या फिर शिवू था। और अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, अगर ये यहां मौजूद है तो इसका मतलब वो भी यहीं कहीं होगा। जैसे ही जोहन ये सोचता है, सामने से एक शख्स चलता हुआ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि टाइजुन वॉन होता है। यही वो इंसान था जिसकी वजह से पिछली टाइमलाइन में जोहन मौत के मुंह तक पहुंच गया था।
इस वक्त ताइजुन वॉन आराम से उसके सामने से गुजर जाता है, लेकिन अभी के लिए वो जोहन को पहचानता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जोहन उसे घूरते हुए मन ही मन कसम खाता है, इस ऑक्शन से मैं तुम्हें खाली हाथ ही वापस भेजूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इतने में नोबारू एक बैग लेकर जोहन के पास आता है और पूछता है, भाई, इसमें आखिर है क्या? जोहन जैसे ही बैग खोलता है, उसके अंदर से सिल्वर एक्स दिखाई देती है। फिर वो नोबारू को समझाते हुए कहता है, जिस तरह गोल्डन एक्स दौलत और कीमती चीजों को डिटेक्ट करती है, उसी तरह सिल्वर एक्स अपने मालिक को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही वार्निंग दे देती है। और इस वक्त सिल्वर एक्स लगातार जोहन को वार्निंग दे रही थी। जोहन सोच में पड़ जाता है, आखिर अचानक ऐसा क्या होने वाला है? तभी पूरे कसीनो का माहौल अचानक बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई अपने चिप्स गिरा देता है, किसी के पैसे गायब हो जाते हैं, कोई आपस में लड़ने लगता है, और देखते ही देखते पूरा कसीनो कैओस में बदल जाता है। इसी दौरान जोहन की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही वो तुरंत पहचान जाता है, ये एरिन हेल्टन है। वो अमेरिका की मशहूर हेल्टन फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। लेकिन जोहन उसे सिर्फ उसके परिवार की वजह से नहीं पहचानता, बल्कि इसलिए क्योंकि भविष्य में वही लड़की दुनिया की सबसे खतरनाक लोगों में से एक बनने वाली थी। जोहन मन ही मन सोचता है, भविष्य में गॉड ग्रेड रेलिक्स के ओनर्स को अलग अलग टाइटल्स दिए जाएंगे, किंग ऑफ फेथ, किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट, किंग ऑफ अबंडेंस, और इन्हीं के बीच एरिन हेल्टन को क्वीन ऑफ बैंक्रप्सी कहा जाएगा। उसकी ताकत इतनी डरावनी होगी कि जो भी उसके करीब आएगा, उसकी किस्मत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लोग अपनी सारी दौलत खो देंगे, कई लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां तक बैंक्रप्सी में चली जाएंगी, और ये सब सिर्फ उसकी मौजूदगी की वजह से होगा। ये सब याद आते ही जोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, एरिन उसी के पीछे चल पड़ती है। घबराहट में जोहन तेजी से आगे बढ़ता है और सामने लगे दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है, लेकिन उसी पल उसे जोरदार झटका लगता है। तुरंत उसके सामने स्टेटस विंडो खुल जाती है। उसमें वार्निंग आती है कि आसपास कोई बेहद अजीब प्रेजेंस मौजूद है, और उसकी वजह से जो भी रेलिक्स इस समय जोहन के पास हैं, उन्हें डैमेज पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी वार्निंग भी सामने आ जाती है, रेलिक ड्यूरेबिलिटी इज डिक्रीजिंग, यानी उसके सभी रेलिक्स की ड्यूरेबिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। इतने में एरिन उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? लेकिन दूसरी तरफ स्टेटस विंडो लगातार वार्निंग पर वार्निंग दिए जा रही थी। उसमें साफ लिखा था कि तुम्हारे सभी रेलिक्स लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उन्हें गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उधर एरिन मुस्कुराते हुए जोहन से कहती है, तुम वही हो ना जिसने अभी अभी कसीनो में लगातार कई जैकपॉट जीते हैं? मैं काफी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो? लेकिन जोहन बिना एक सेकंड गंवाए जवाब देता है, न नहीं, शायद तुम किसी और इंसान की बात कर रही हो, वो मैं नहीं हूं। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपने दोस्तों से कहता है, यार, ये लड़की खुद इसके पास आकर बात कर रही है, और ये इसे इग्नोर कर रहा है, ऐसा कौन करता है? फिर वो खुद एरिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, अचानक उसका पेट जोर जोर से दर्द करने लगता है। सिर्फ वही नहीं, जो भी लोग एरिन के आसपास मौजूद थे, सबके साथ किसी न किसी तरह की अजीब घटना होने लगती है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई अचानक गिर पड़ता है, और पूरे इलाके में एक अजीब सा बैड लक फैलने लगता है। ये देखकर जोहन तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में वो सीधे दरवाजे से टकरा जाता है। एरिन तुरंत उसके पास आकर चिंता से पूछती है, तुम ठीक तो हो? जोहन मन ही मन सोचता है, मेरी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, और ऊपर से पूछ भी रही हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। लेकिन वो ये बात जुबान पर नहीं लाता। फिर एरिन धीरे से कहती है, असल में मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, जो भी इंसान मेरे आसपास आता है, उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। मैं इस बदकिस्मती को बदलना चाहती हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ न हो। एरिन की बात सुनकर जोहन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे भविष्य याद आता है। आगे चलकर यही लड़की क्वीन ऑफ बैंक्रप्सी बनेगी, जो पूरे देश तक को बर्बाद कर देगी। लेकिन अभी इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या यह सच बोल रही है, या फिर सिर्फ नाटक कर रही है? उधर एरिन अभी भी उसी से उसके जैकपॉट का सीक्रेट पूछ रही होती है। वो यहां तक कह देती है, अगर तुम मुझे अपना सीक्रेट बता दो, तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहो देने के लिए तैयार हूं। तभी अचानक स्टेटस विंडो एक बार फिर खुलती है। उसमें लिखा होता है, वार्निंग, ए गॉड ग्रेड रेलिक हैज डिटेक्टेड योर प्रेजेंस। इसके साथ ही जोहन की टॉलरेंस स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। विंडो में आगे बताया जाता है कि इस स्किल की वजह से एनिमी रेलिक का असर अब आधा हो चुका है। ये वही स्किल थी जो जोहन को पहले उस खास पिल की वजह से मिली थी। अब उसे समझ आ जाता है कि ये स्किल एरिन के रेलिक के असर की वजह से एक्टिवेट हुई है। यानी अब उसे एरिन से दूर भागने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अगर वो उसके आसपास रहेगा तो उसकी टॉलरेंस स्किल और भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इतना ही नहीं,
एरिन के आसपास मौजूद बाकी लोगों की लक लगातार खराब होती रहेगी और ऐसी स्थिति में जीत हमेशा जोहन की ही होगी। ये सोचकर जोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो एरिन की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम सच में अपनी समस्या का हल चाहती हो तो मेरे साथ ऑक्शन में चलो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। एरिन बिना देर किए उसकी बात मान जाती है और दूसरी तरफ जो लड़के कुछ देर पहले उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी के साथ दोनों ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद जोहन और एरिन आखिरकार सीक्रेट ऑक्शन हॉल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर प्रवेश करते हैं, जोहन एक नज़र चारों तरफ दौड़ाता है और तुरंत समझ जाता है कि एरिन की बैड लक पावर अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। उसके आने से पहले ही लगभग 2/3 पार्टिसिपेंट्स किसी न किसी वजह से ऑक्शन में पहुंच ही नहीं पाए थे और जो लोग वहां मौजूद थे, उनके साथ भी लगातार छोटी बड़ी परेशानियां हो रही थीं। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ टाइजुन वॉन की चाइना वाली फैक्ट्री में भी अचानक आग लग चुकी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो ऑक्शन हॉल में आराम से बैठा रहता है। ये देखकर जोहन मन ही मन सोचता है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये यहाँ से नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि आज ऑक्शन में कोई ऐसी चीज आने वाली है जिसे ये किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसके बाद जोहन धीरे से एरिन से कहता है, जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अभी तक ऑक्शन में नहीं आई है। फिलहाल हमें बस इंतजार करना होगा। इंतजार करते करते जोहन एक बात नोटिस करता है। जिस एरिन हेल्टन को वो भविष्य से जानता था, ये लड़की उससे बिल्कुल अलग थी। अभी तक इसे रेलिक्स की दुनिया के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। यानी भविष्य वाली निर्दयी क्वीन ऑफ बैंक्रप्सी बनने से पहले ये एक बेहद मासूम और दयालु लड़की थी। यही सोचकर जोहन के मन में एक सवाल उठता है, क्या इसे बदलने वाला इसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि इसका रेलिक था? क्या उसी रेलिक ने धीरे धीरे इसके दिल को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया और इसी वजह से इसने न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी भी? उधर एरिन मुस्कुराते हुए जोहन को धन्यवाद देती है। थैंक यू, मेरी मदद करने के लिए तैयार होने के लिए। जैसे ही वो खुश होती है, तुरंत एक और स्टेटस विंडो खुल जाती है। उसमें लिखा होता है, ओनर्स इमोशनल स्टेट डिटेक्टेड, रेलिक पावर इंक्रीजिंग। यानी जैसे जैसे एरिन खुश हो रही थी, उसका रेलिक भी उतना ही ताकतवर होता जा रहा था और इसका असर तुरंत पूरी बिल्डिंग पर दिखाई देने लगता है। अचानक हल्के हल्के अर्थक्वेक के झटके महसूस होने लगते हैं। स्टेटस विंडो लगातार वार्निंग दे रही थी कि हैवी डैमेज डिटेक्टेड, ऑल इक्विप्ड रेलिक्स आर अंडर सिवियर स्ट्रेस। यहां तक कि जो गोल्डन एक्स इस समय नाइफ के रूप में थी, वो भी घबराकर बोल उठती है, अरे भाई, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में टूट जाऊंगी। पहले मुझे यहां से बचाओ। गोल्डन एक्स की बात सुनकर जोहन तुरंत सारी बात समझ जाता है। वो मन ही मन कहता है, मतलब एरिन जितनी ज्यादा खुश होगी, उसकी बैड लक उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। सच में क्या अजीब रेलिक है। इसी वजह से जोहन तुरंत एरिन को शांत रहने के लिए कहता है। वो जानबूझकर उससे थोड़ी सख्त आवाज में बात करता है ताकि उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाए। और जैसे ही एरिन का मूड बदलता है, स्टेटस विंडो फिर से अपडेट होती है। ओनर्स इमोशनल स्टेट चेंज्ड, रेलिक पावर डिक्रीजिंग। यानी एरिन के शांत होते ही उसके रेलिक की ताकत भी कम होने लगती है। उधर ऑक्शन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लोग एक एक आइटम पर करोड़ों की बिडिंग कर रहे थे, लेकिन एरिन की बैड लक की वजह से हर बिड के दौरान कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही थी। कहीं लोग आपस में लड़ पड़ते, तो कहीं छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती। पूरा माहौल धीरे धीरे और भी ज्यादा अराजक होता जा रहा था। ऑक्शन अब धीरे धीरे अपने सबसे रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। एक के बाद एक कीमती आइटम्स पर करोड़ों की बिडिंग चल रही थी। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे कैओस के पीछे सबसे बड़ा कारण थी एरिन की बैड लक पावर। इसी बीच जोहन धीरे से एरिन की तरफ मुड़कर कहता है, चलो अब हमारी डील के बारे में बात कर लेते हैं। वो इस तरह बात करता है कि एरिन को यकीन हो जाए कि जल्द ही उसकी इस अजीब बैड लक की समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एरिन के मन में उम्मीद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका रेलिक भी पहले से ज्यादा ताकतवर होने लगता है और इसका असर पूरे ऑक्शन हॉल में साफ दिखाई देने लगता है। पार्टिसिपेंट्स छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खोने लगते हैं। जो आइटम जितनी कम कीमत का था, लोग उसके लिए भी करोड़ों की बिडिंग करने लगे। हर कोई किसी भी हाल में जीतना चाहता था। हालांकि एक इंसान ऐसा भी था जिस पर इस बैड लक का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। वो था कीवॉन। उसका डोमिनेंस इतना मजबूत था कि एरिन की पावर भी उसे खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। उधर जोहन भी बहुत सोच समझकर खेल रहा था। वो जानबूझकर कुछ बिल्कुल साधारण और बेकार से आइटम्स खरीद रहा था ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो कि उसका असली टारगेट कुछ और है। साथ ही उसने 3 खास आइटम्स पर पहले से ही अपनी नजर टिकाकर रखी थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। भविष्यवाणी में साफ लिखा था कि यहाँ एक गॉड ग्रेड रेलिक दिखाई देगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। आखिर वो रेलिक है कहाँ? तभी अचानक ऑक्शन का होस्ट मुस्कुराते हुए स्टेज पर आता है और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज के सबसे खास सरप्राइज आइटम का। फिर वो आगे कहता है,
इस आइटम के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग न्यूज़ में पहले ही सुन चुके होंगे। होस्ट की बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र स्टेज पर टिक जाती है और अगले ही पल स्टेज पर लाया जाता है एक रहस्यमयी पौधा, छियोंशी वोंग प्लांट, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें इटर्नल लाइफ देने की क्षमता है। जैसे ही उस प्लांट को देखा जाता है, जोहन और टाइजुन वॉन दोनों के चेहरे पर एक साथ हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दोनों समझ चुके थे कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। और ठीक यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार एनिमे एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहें। बाकी बताइए, आपको ये एनिमे अब तक कैसी लग रही है? और हाँ, जो लोग बार बार सोलो लेवलिंग से इसकी तुलना कर रहे थे, अब तो आपने भी देख लिया होगा कि कहानी पूरी तरह अलग दिशा में जा रही है। मुझे तो ये एनीमे अब तक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब आपकी क्या राय है? वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, डॉट डॉट टेक केयर।